नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज महाराष्ट्र के चुनाव पर बात करने वाले हैं। आज से 2-3 महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव बिल्कुल नज़दीक बन जाएँगे, जिसमें एनडीए या महाविकास अघाड़ी कोई भी जीत सकता है, या लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि एनडीए भी इस चुनाव को जीत सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में बहुत ही खराब हुआ था। एनडीए महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ 17 सीट जीत पाया था और महाविकास अघाड़ी 48 में से सिर्फ 30 सीट जीत पाया था। अगर इसको लोकसभा की सीटों को विधानसभा पर करते हैं, तो एनडीए महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 126 सीट जीत पाया था और महाविकास अघाड़ी 151 सीट पर आगे था। इसका मतलब लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव पूरा एक साइडेड था, जहां पर एनडीए बहुत आगे थी। परंतु अगर हम लोग विधानसभा के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा कांटे का मुकाबला था, जहां पर महाविकास अघाड़ी कुछ 25 सीटों से आगे थी। लेकिन इतना होने के बाद भी किसी ने भी एनडीए को महाराष्ट्र में अच्छा करने का कोई चांस नहीं दिया था। ऐसा क्या हुआ है पिछले 2-3 महीनों में जिससे लोगों की राय बदल गई है? पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोस्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कोई एनडीए को चांस भी नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने एनडीए को चांस देना चालू कर दिया है। तो एनडीए ने सबसे पहले जो भी उसके वोटर ग्रुप थे, जो से बेसिकली नाराज़ हो गए थे, किसान हो गए, महिलाएं हो गई जिन्होंने वोट नहीं किया था, अलग 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 कारणवश, उनको एनडीए ने साधने का ट्राई किया, अलग अलग योजनाएं लाई। उसमें से सबसे जो प्रमुख योजना थी वो थी लाडली बहन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया और हर एक महिला को, गरीब महिला को महीने का 1500 रुपये देना चालू हुआ, जो पिछले अगस्त सितंबर में को चालू हुआ था और 4-5 मंथ का इंस्टॉलमेंट जा चुका है। दूसरा, हरियाणा के चुनाव हुए और अपेक्षा के विपरीत एनडीए ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एनडीए की 30 सीट भी आएंगी, 35 सीट भी आएंगी, बट चुनाव में एनडीए 48 सीट लेकर आ गया और 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर दिया। तो हरियाणा के चुनाव ने एक उम्मीद दी कि महाराष्ट्र भी हारा नहीं गया है। तो डेफिनेटली पिछले जो 2-3 महीने के इवेंट्स हैं, जो भी सरकार प्रयास कर रही है, बिल्कुल एक मिशन मोड पे काम कर रही है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एनडीए के पास स्ट्रॉन्ग पुश मिला है एनडीए को चुनाव में फाइट करने का। पर ये पुश जो एनडीए को मिला है, क्या ये इनफ रहेगा चुनाव जीतने के लिए, या ये सिर्फ चुनाव एक कांटे की टक्कर रह जाएगा एनडीए के लिए? इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको महाराष्ट्र के चुनाव में 4 प्रमुख फैक्टर्स को समझना होगा जो महाराष्ट्र के चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आता हूँ महाराष्ट्र में अर्बन रूरल डिवाइड। जब भी हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है बॉम्बे, नागपुर, थाने, पुणे, नासिक। ये सब कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र है। पर महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं 60% अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है और बॉम्बे, नागपुर और पुणे, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ 40% ही, इन टर्म्स ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ 40% ही महाराष्ट्र में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, वहाँ पर एनडीए अलायंस ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया था। तो एनडीए अलायंस को अगर कहीं ना कहीं चुनाव में अच्छा करना है, तो जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र हैं, बेसिकली जो एरियाज आती हैं मराठवाड़ा में, विदर्भा में, जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर खेती बाड़ी के बहुत इशू रहते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ अच्छा करना पड़ेगा। और सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, अगर एमवीए भी यहाँ पर अच्छा नहीं करती, अगर एमवीए भी अपनी लीड दे देती है यहाँ पर एनडीए को, तो कहीं ना कहीं एमवीए भी इस गेम से बाहर है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए के अच्छा करने का कारण यही 2 क्षेत्र थे, विदर्भा और मराठवाड़ा, जहाँ पर इनको भारी लीड मिली थी एनडीए के ऊपर। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट। तो मध्य प्रदेश की तुलना, यहाँ भी सरकार ने महिला वोटरों को साधने के लिए एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को महीने का 1500 रुपये दिया जाएगा। और महायुति ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। डेफिनेटली लोगों को पैसे मिलना चालू हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। पर क्या ये इनफ रहेगा महिलाओं को पैसे देने से? क्या ये चुनाव पूरा पलट जाएगा? इसको समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एनडीए ने 2024 के चुनाव में खराब परफॉर्मेंस किया था, तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया
वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया था। शहरी क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस ठीक था, बहुत खराब नहीं था, ठीक था। बट ग्रामीण क्षेत्र में जो उनका परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा खराब था। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस खराब था वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, जो खेती-बाड़ी की समस्या होती हैं कि सोयाबीन का सही सही दाम नहीं मिलना, कॉटन का सही दाम नहीं मिलना या पानी की दिक्कत खेती-बाड़ी के लिए, इन सब की ज़्यादा दिक्कतें थी। ये सब जो दिक्कतें आती हैं, ये आती है मेल वोटर से आती है, जो लेट्स से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। क्या लाडली बहन योजना महिला वोटरों के थ्रू जो मेल वोटर्स हैं, उनको साध पाएगी, जो उनका एंगर था उसको शांत कर पाएगी? अगर कर पाएगी, कर लेगी तो डेफ़िनिटली ये चुनाव एनडीए के फ़ेवर में पलट जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाएगी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखनी होगी कि महिलाएँ पुरुष की तुलना कितना ज़्यादा एनडीए के फ़ेवर में वोट करती हैं। तीसरा पॉइंट है वो अलायंस की केमिस्ट्री है। जो एमवी अलायंस के अंदर 3 पार्टियाँ आती है, महायुति अलायंस के अंदर 3-3 पार्टियाँ आती हैं। तो आज से 5 साल पहले 2019 चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियाँ सीएम पद की दावेदारी कर रही थी। जो 4 प्रमुख पार्टियाँ उस टाइम कौन-सी थी? बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी। लेकिन आज के समय में 6 प्रमुख पार्टियाँ चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए दावेदारी कर रही हैं। तो शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं। तो एक एक उद्धव ठाकरे जी का है और एक एकनाथ शिंदे जी का है। वैसे ही एनसीपी के 2 फैक्शन हो चुके हैं। एक शरद पवार जी का है और एक अजीत पवार जी का है। ऐसे करके इन 4 पार्टियों के साथ बीजेपी और कांग्रेस भी है। अब डेफिनेटली अलायंस तो हो गया है और अलायंस में ये सब पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं। पर हर पार्टी इस वक़्त चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए ट्राई कर रही है। तो जहाँ पहले 4 पार्टियाँ करती थी, अब 6 पार्टियाँ कर रही, तो कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है महाराष्ट्र के अंदर। किसी भी अलायंस के जीतने के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो उनकी गठबंधन वाली पार्टी है, वो अपने अलायंस पार्टनर को, जिस सीट पे अलायंस पार्टनर कंटेस्ट कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट करे। सपोर्ट करने का मतलब है कि इफेक्टिव वोट ट्रांसफ़र हो। इफेक्टिव वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा, कहीं न कहीं हर एक पार्टी चाहेगी कि उसकी मैक्सिमम सीटें आएँ, यानी वो पार्टी चाहेगी कि जो उसके साथी दल हैं, वो पूरा सपोर्ट करें, बट ये वो पार्टी खुद ही साथी दलों को पूरा सपोर्ट नहीं करे, जिससे साथी दलों की सीटें कम हो जाएँ। तो अलायंस के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा इसमें एक और मैं टर्म यूज़ करूँगा, अननेचुरल अलायंस। जैसे 2019 में बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था। परंतु आज के समय में यहाँ पर एनसीपी भी है और एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के हमेशा अगेंस्ट रहती थी। ये अपोजिशन की पार्टी हैं दोनों आपस में। वैसे ही महाविकास आघाड़ी अलायंस में कांग्रेस और एनसीपी रहा करती थी, बट आज के समय वहाँ पर एक शिवसेना का फैक्शन भी है। ये अननेचुरल अलायंस है। हालाँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस अननेचुरल अलायंस को लेकर महाविकास आघाड़ी में तो बहुत दिक्कत देखने को नहीं मिली। पार्टियों ने अच्छा ही किया, परंतु कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि एक ना कि जो महायुति अलायंस है, इसका इसका परफॉर्मेंस खराब रहा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने या शिवसेना के लोगों ने अजीत पवार जी की पार्टी को समर्थन नहीं दिया। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा अभी आज के समय में, जब चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सपोर्टर क्या एनसीपी अजीत पवार को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के सपोर्टर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अपने मैं चौथे पॉइंट पर आता हूँ, जो कि द रोल ऑफ द थर्ड पार्टीज एंड द स्मॉलर कैंडिडेट्स। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखा गया है, जो छोटे दल होते हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। छोटे दल में लेट्स से वीबीए, एमआईएम पार्टीज हो गई या एमएनएस हो गई, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट फाइट करते हैं। 2014 की बात करूँगा मैं। 2014 के चुनाव में जो इंडिपेंडेंट थे या छोटी पार्टीज थे, इनका स्टेट लेवल पे रफली कुछ साढ़े 17% वोट शेयर आया था और ऑन एन एवरेज हर सीट पे 10 प्रत्याशी फाइट किए थे। ये जो 17.5% का थर्ड पार्टीज और कैंडिडेट्स का वोट शेयर था, ये बढ़ के 25% हो गया था 2019 में और ऑन एन एवरेज हर सीट पे 9 प्रत्याशी फाइट किए थे। हमको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इतना हाई अदर्स क्यों आता है। अदर्स इसलिए हाई आता है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज अलायंस से फाइट करती हैं, तो हर पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सबको टिकट मिल जाएगा। जिनको टिकट नहीं मिलता और जो लोग 5 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए अलग से चुनाव लड़ते हैं। तो इसीलिए 2019 में देखा गया, जब बीजेपी शिवसेना का अलायंस था और कांग्रेस एनसीपी का अलायंस था, तो यही अदर्स का नंबर बढ़ के 17 से 25% हो गया था। इस बार तो 3-3 पार्टियों का अलायंस है, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी
और एक साइड कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। जो 3-3 पार्टियों का अलायंस है तो कहीं न कहीं पहले से कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है। और इस बार जो अभी ऑफिशियल आंकड़े हैं ईसीआई के इलेक्शन कमीशन के, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज हर सीट पे पिछली बार जो 9 प्रत्याशी फाइट किए थे, इस बार 12 प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं। तो 3-3 प्रत्याशी ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो ज़्यादा प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये किस दल का ज़्यादा वोट काटते हैं। तो अगर किसी सीट पे एनडीए का कोई एक बागी प्रत्याशी फाइट कर रहा है, तो एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसका वोट ट्रांसफर, जो उसकी तरफ वोट जा रहा है, वो कम से कम जाए, ताकि एनडीए का नुकसान नहीं हो। तो तभी एनडीए अपने वोट को साध पाएगा। ये चीज़ एमवीए के लिए भी है, महाविकास आघाड़ी के लिए भी है। तो ये 4 प्रमुख फैक्टर थे। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। एक अर्बन रूरल डिवाइड, लाडकी बहना योजना, अलायंस केमिस्ट्री, और चौथा था द थर्ड पार्टी और द स्मॉलर कैंडिडेट्स। धन्यवाद।